नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और ग्रेजुएशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है सप्रसंग व्याख्या। ये हिंदी का टॉपिक होने वाला है और यहाँ पर हम एक कविता की सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखते हैं उसको जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक कविता की पंक्ति रखी हुई है और सप्रसंग व्याख्या में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या जस्ट उसका ट्रांसलेशन करना है, मतलब उसका अर्थ लिख लेना है, बस उसमें हमारा काम हो जाएगा क्या? इन सभी स्टेप्स को हम देखते हैं। परिचय कब लिखेंगे, अलंकार कब लिखेंगे, छंद, ये सारी चीजें कब लिखेंगे और व्याख्या कितने तक करना है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहला कार्य होता है आपका इस पूरे लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले आप इस पूरे लाइन को, जो भी पंक्ति दी गई है, जरूरी नहीं कि इसी कविता की हो, तो जो भी पंक्ति दी गई हो आप उस पंक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब पढ़ते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तो हंसी मंद, होठों में बिजली फंसे स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। अब यहाँ पे मैं स्टेप लिखती हूँ। जो सप्रसंग व्याख्या का स्टेप है, सबसे पहला जो कार्य है वो है आपका परिचय। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए और जब आपको ये पता चल जाए कि ये किस कविता की पंक्ति है, तो आप यहां पर ये लिखेंगे कि दी गई पंक्ति जब आप पढ़ते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो पंक्ति है वो आपके चैप्टर 2 में जो दिया गया है, निराला, ये क्लास 12th में अंतरा बुक में जो चैप्टर 2 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना सरोज स्मृति, उससे ये दी गई पंक्ति है और हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। दी गई पंक्ति, या तो आप पूरा नाम लिखिए या फिर निराला जी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, निराला जी की रचना सरोज स्मृति से ली गई है। सरोज स्मृति से ली गई। आपने ये बतला दिया कि ये जो है ये सरोज स्मृति से पंक्ति ली गई है। अब आप इसको इसमें क्या विषय ये करना है वो एक लाइन में बस बतला दीजिए। आपको बहुत ज्यादा डील नहीं करना है इसमें, जस्ट इसमें किसका वर्णन है ये बता दीजिए। तो जब आप ये देखिएगा, देखा विवाह आमूल नवल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर उर्मे भर उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सरोज का जो विवाह हो रहा है उसका वर्णन है। सरोज का विवाह है, वो बैठी हुई है इसमें विवाह के पास, वहां पर बैठी हुई है अपने प्लेस में और वहां पर उसकी छवि के बारे में बात हो रही है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में सरोज के नव वधु रूप का वर्णन है। तो इसमें क्या है, सरोज के नववधु रूप का वर्णन है। इसमें सरोज के जो नई दुल्हन जो बनी है उसका वर्णन है और साथ ही साथ इसमें जो है कवि के भावों का। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट है ना, कवि के भाव जो है, और उसे देख कवि के मन में
उठ रहे भावों का चित्रण है। ठीक है, यहां पर हमने परिचय दे दिया। परिचय में दी गई पंक्ति किस कविता से ली गई है वो आप लिखोगे, लेखक कौन है वो लिखोगे, और इस पूरी पंक्ति में किस विषय पर बात हो रही है वो आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा परिचय खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पहला मैंने बताया था, मैं आपको साइड में स्टेप्स जो है वो लिख दूंगी। यहाँ पे पहला स्टेप हमने देख लिया है परिचय। उसके बाद जो आता है, ये पहले स्टेप के बाद आता है सप्रसंग व्याख्या, या फिर आप जस्ट व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको व्याख्या लिखिए। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा व्याख्या, और ये भाव पक्ष का भाग है। ठीक है, ये भाव पक्ष का आगे मैं बताऊंगी इसमें। तो ये दूसरा पॉइंट, हमने परिचय दे दिया, ये किस कविता से लिया गया है, हमने ये बतला दिया कि रचनाकार के कवि कौन है, और हमने ये बतला दिया कि पूरे लाइंस जो है उसका टॉपिक क्या है। ठीक है, मूल रूप से जो आधार है इसका ये हमने बतला दिया। अब यहाँ पर देखिए, व्याख्या जब आप करोगे तो हर एक लाइन में जो बोला गया है उस पे उसको क्लियर करने का प्रयास करिएगा, उसकी व्याख्या करने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला देखते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। जब निराला जी अपनी पुत्री सरोज का विवाह देखते हैं तो उनको जो है ये विवाह आमूल नवल लग रहा है, यानी बहुत नया लग रहा है। अपनी पुत्री को वधु रूप में देखना जो है वो हर पिता के लिए जो है वो बहुत अलग होता है, बहुत नया होता है। तो उसी प्रकार जो है वो अपनी हृदय की बात रखते हैं इस कविता में कि देखा विवाह आमूल नवल। मैंने यहाँ पे मैं शॉर्ट में बतला दूंगी। ठीक है, आमूल नवल की यह विवाह, माफ कीजिएगा ये इंक जो है ना, चलिए कोई बात नहीं है, ब्लू से ही कर देता है। तो यह विवाह कैसा है, बहुत नयापन है इसमें, ये मुझे बहुत नया लग रहा है। आमूल नवल, ये सबसे हटके, सबसे अलग और नया लग रहा है। पुत्री की विवाह हो रही है। और फिर आगे है एक्सक्यूज मी, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। और तुम जब अपने प्लेस में बैठी हो तब वधु और वर में जो है वो कलश का जल डाला जाता है, छीटा जाता है। तो और मैंने देखा एक तो मुझे ये विवाह एकदम नया लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है, और मैंने ये देखा कि तुम जो बैठी हो तुम पर कलश का जल पड़ रहा है, तुम पर कलश का जल छीटा गया, और जो कलश का जल होता है पवित्र होता है, उतनी ही पवित्र तुम भी लग रही हो। ठीक है, तुझ पर पड़ा शुभ कलश का जल, तुम पर कलश का जल छिड़ा गया। देखती मुझे तू हंसी मंद, और मैंने देखा कि जब तुम्हारी नजरें मुझ पर पड़ी, यानी अपने पिता को वो देखती है, तो वो बहुत मंद से मुस्कुराती है, मतलब हल्की सी मुस्कान रहती है उसके होठों पे, होठों में बिजली फंसे स्पंद। और ऐसी मुस्कान है, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे होठों में जो है वो बिजली फंस गई है, मतलब जो थोड़ा कंपन होता है ना हंसते हुए होठों में, तो उस कंपन को यहाँ पर तुलना किया जा रहा है बिजली से। ठीक है, तो तुम्हारी मुस्कान जो है, तुमने मुझे देखा उस माफ कीजिएगा विवाह में जो है तुम पर शुभ कलश का जल पड़ा, और तुम्हारी नजरें जो है मेरी तरफ जब पड़ी, तुम्हारी आंखें जब मेरी तरफ आई, तो तुमने मंद मुस्कान हंसा है, तुम मंद मुस्कुराई हो, और तुम्हारी जो हंसी है वो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे होठों में बिजली फंस गई है, यानी हल्की सी कंपन हुई है। तो आप उसको अच्छे से लिखोगे कि कवि कहते हैं कि जब उनकी पुत्री यानी सरोज उन्हें देखती है
तो वो मंद मुस्कुराती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके होठों पे बिजली फंस गई है। ठीक है, यानी होठों में जो कंपन है उसके बारे में। फिर तीसरी लाइन में क्या है, तीसरे लाइन में आप देखोगे कि उर्मे भर झूली छवि सुंदर प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। अब ये अपने जो भाव है उसको व्यक्त करते हैं कवि कि उर्मे भर झूली छवि सुंदर, मेरे उर मतलब क्या हो जाता है, हृदय, मेरे हृदय में जो है तुम्हारी छवि भर गई। मैंने जब तुम्हारी छवि को देखा, नववधु रूप को देखा, तो तुम्हारी छवि इतनी सुंदर लगी कि मेरे हृदय में मैंने उसे समा लिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, और मुझे मेरी प्रिय यानी सरोज की माता जी, उसकी याद आई, निराले की पत्नी जो है उनकी याद आ गई, और ऐसा लग रहा है कि वो अशब्द श्रृंगार जो है, क्योंकि आपको मालूम है कि सरोज की माता जी का निधन बहुत पहले हो गया था, वो जब छोटी थी तो ही हो गया था। तो ये बोलते हैं कि वो अशब्द श्रृंगार जो मेरे मन में उनका जो श्रृंगार है, उनकी जो छवि बसी हुई है, वो श्रृंगार जो है वो मुखर रूप से तुम पर दिखने लगा। ठीक है, सरोज के रूप में जो है सरोज अपनी माता के समान दिख रही है, और यही निराला जी व्यक्त करते हैं कि मैंने जब तुम्हें देखा, अपनी पुत्री को देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो प्रिय है पत्नी है, उसका ही अशब्द श्रृंगार सामने एक मुखर रूप से द्रष्टव्य हो रहा है, दिखने लगा है। ठीक है, यहाँ पर आप उसको अच्छे से लिखोगे एक एक चीज में कि कवि जो है वो अपने भाव को व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि जब सरोज को उन्होंने देखा तो उसकी छवि जो है, सुंदर छवि उनके मन में भर आई, और उन्हें ऐसी प्रतीति हुई, ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी प्रिय यानी सरोज की माता जी की छवि जो है वो सरोज के रूप में ही सामने आ गई है, मुखर हो गई है। चलिए देखिए, हमने व्याख्या देख लिया। अब जो आता है वो अंतिम बिंदु आएगी। जो हमारा अंतिम बिंदु है वह है जो इसमें विशेष है, इसमें कला पक्ष। आप इसको भी ये पॉइंट दोगे। कला पक्ष में देखिए बहुत सारे पॉइंट होता है। भाव पक्ष में होता है कि जो भावना है, जो मतलब मूल भाव है, वो आपने व्यक्त कर दिया। कला पक्ष में कुछ चीजें होती है जैसे भाषा, अलंकार, छंद, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हम भाषा में देखते हैं। यहाँ पे आपने पॉइंट आप दोगे विशेष। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पहला बिंदु आएगा वो हो जाएगा भाषा। भाषा की बात करें, जब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती तुझे मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसे स्पंद। पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये हिंदी है, लेकिन हिंदी कौन सी हिंदी, वो है तत्सम प्रधान। ठीक है, तत्सम प्रधान हिंदी। आप लिखोगे कि इस कविता की भाषा तत्सम प्रधान हिंदी है। इसका मतलब क्या हो जाता है, तत्सम मतलब होता है कि जिस हिंदी में, जिस भाषा में जो है तत्सम संस्कृत के शब्द अधिक हो, और तद्भव मतलब होता है जो संस्कृत से बदले हुए शब्द है वो अधिक हो, ये हो जाता है। तो तत्सम प्रधान आप देखोगे कि विवाह, आमूल, नवल, ये सारी चीज जो है वो संस्कृत के मूल शब्द हमारे सामने हैं। तो आप देखो यहाँ पे लिखोगे तत्सम प्रधान हिंदी है, संस्कृत के शब्द जो है वो अधिक है। फिर दूसरा आ जाता है आपका, अब छंद लिख सकते हैं, छंद लिखिए, फिर अलंकार पर बात होगी। यहाँ पे आ जाता है छंद। देखिए, निराला जी जो है वो मुक्त छंद के कवि हैं। निराला जी को बंधन में बंधना जो है वो पसंद नहीं था, तो उनकी जितने भी कविता है वो मुक्त छंद की कविता है। अगर आप छंद में कंफ्यूज, अगर आपके सामने जो है कोई दूसरा
कविता है क्लास 12th वालों के लिए। ग्रेजुएशन वालों को छंद पढ़ना ही है तो छंद का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन 12th वालों को अगर छंद समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं आप छंद को। लेकिन हाँ, निराला जी में आप आराम से मुक्त छंद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा हो गया, छंद हो गया, अब बारी आती है अलंकार। अलंकार में क्या है, चलिए देखते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। यहाँ पे देखिए, होठों में बिजली फंसी, यहाँ पे जो कंपन होता है, होठों में जो कंपन है उसकी तुलना बिजली से की गई है। तो यहाँ पर आप इस लाइन को लिखोगे पूरा, ठीक है, इस लाइन को आप लिखोगे। ये कर दे रही मैं शॉर्ट में, इस पंक्ति में आप लिखोगे, ये पंक्ति में, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हंसी की तुलना जो है वो, हंसी के कंपन की तुलना जो है वो बिजली से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रूपक अलंकार। फिर हम ये देखते हैं, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। अशब्द मतलब होता है जो मुंह को, मतलब शब्द में, वर्ड में जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, शब्द में बोला नहीं जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। और मुखर मतलब होता है कि जो बहुत ही मुखर रूप से हो, मुखर मतलब हो जाता है बोलना, ठीक है, प्रकट हो जाओ। तो अगर वो अशब्द है तो मुखर कैसे, जिसमें शब्द नहीं है तो वो मुखर कैसे हो सकती है। तो यहां पर आ जाएगा, इस लाइन को आप लिखोगे, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, ठीक है। इस पंक्ति में, इस पंक्ति में यहाँ पे में होगा, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा, विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, विरोधाभास क्या होता है, जब दो चीज एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अग्नि और जल अगर एक साथ होता है किसी लाइन में तो ये हो जाएगा। तो अशब्द मुखर ये जो है एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, जो सप्रसंग व्याख्या है उसके तीनों चीज में हम लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं। कला पक्ष में परिचय जो है हमने दे दिया कि किस कविता की पंक्ति है, रचनाकार कौन है, और इस में किस विषय पर बात की गई है। फिर दूसरा जो है वो व्याख्या हमने कर ली कि डिटेल्ड में हर एक पंक्ति के बारे में जो है क्या बोला जा रहा है उसको अच्छे से जान लिया। फिर विशेष जो कला पक्ष है, भाषा क्या है, अलंकार, छंद, ये सारी चीजें हमने देख लिया। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है कि आप कितने अच्छे से इन चीजों को लिखते हो, परिचय, व्याख्या और उसकी विशेषता जो कला पक्ष है उसको अच्छे से लिखते हो। और यहाँ पर आप कितने अच्छे से इन चीजों को समझ सकते हो। पंक्तियों को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कविता को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान होगा, आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे वीडियो मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको और किस विषय में पढ़ना है, और मुझे ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।